जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज का अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के क्लास में। तो जैसा कि आज की तारीख है 29 जून 2025। तो हर रोज़ की बात आज भी हम उन 10 सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे जो कि आगामी रेलवे एसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं या जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो है बहुत ही बेहद उपयोगी है। और हर प्रश्न के पीछे उसकी पूरी स्टोरी, उसका बैकग्राउंड, उसकी तुलना और एग्ज़ाम लेवल एनालिसिस जो है हम इस क्लास में करने वाले हैं, ताकि सिर्फ आप रटे नहीं बल्कि समझे भी। तो आज के मुख्य टॉपिक कौन कौन से हैं उसको एक बार से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जो कौन कौन से टॉपिक है उसको एक बार देख लेते हैं। तो पहला है 30 बिलियन डॉलर ब्रांड वैल्यू वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन बना है। उसके बाद महाराष्ट्र का शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी, नाटो का नया रक्षा खर्च लक्ष्य, आरबीआई का नया एंटी फ्रॉड प्लेटफॉर्म, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास, बोत्सवाना बना एचआईवी माँ बच्चे ट्रांसमिशन रोकने वाला पहला अफ्रीकी देश, और भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है। इन टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पूरे फोकस और एनालिसिस के साथ, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। तो जैसा कि आज का जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन 30 बिलियन डॉलर से अधिक ब्रांड वैल्यू वाला पहला भारतीय ब्रांड जो है बन गया है। निम्न में से कौन जो है 30 बिलियन डॉलर से अधिक ब्रांड वैल्यू वाला पहला भारतीय ब्रांड है जो है कि बन गया है। तो इसको जो है आपको याद रखना है, टाटा ग्रुप जो है, टाटा ग्रुप ये 30 बिलियन डॉलर से अधिक ब्रांड वैल्यू वाला जो है पहला भारतीय ब्रांड बन गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। टाटा ग्रुप जो है पहली बार 30 बिलियन ब्रांड वैल्यू पार करने वाला पहला भारतीय ब्रांड बना है। यह उपलब्धि ब्रांड फाइनेंस की इंडिया 100 रिपोर्ट के अनुसार जो है दर्ज हुई है। टाटा ग्रुप की ब्रांड वैल्यू जो है 10% से बढ़ करके 31.6 बिलियन डॉलर हुई है। रिपोर्ट हर साल जो है कौन जारी करता है, तो हर साल रिपोर्ट जो है ब्रांड फाइनेंस कंपनी जो है जारी करती है। ब्रांड वैल्यू का मतलब क्या है, तो किसी भी ब्रांड का आर्थिक मूल्य या बाजार में उसकी पहचान की जो कीमत होती है उसे ब्रांड वैल्यू बोलते हैं। टॉप 5 में कौन कौन से हैं, ठीक है, इस ब्रांड वैल्यू में टॉप 5 में कौन कौन से हैं, तो इन्फोसिस जो कि 16.3 बिलियन डॉलर के साथ है, एचडीएफसी जो है 14.2 बिलियन डॉलर के साथ है, एलआईसी है और एयरटेल भी जो है इसमें शामिल है, और इन्फोसिस आईटी सेक्टर में जो है लीडर है। अडानी ग्रुप जो है सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ब्रांड है 82% ग्रोथ, जबकि ताज होटल सबसे मजबूत ब्रांड है। ठीक है, पिछले साल कोई भी भारतीय ब्रांड जो है 30 बिलियन डॉलर के पार नहीं था, लेकिन टाटा ग्रुप ने जो है यह मील का पत्थर जो है पहली बार छुआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्रति वर्ष किस तारीख को नया बांग्लादेश दिवस जो है मनाने की घोषणा की है। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जो है इसने प्रतिवर्ष किस तारीख को नया बांग्ला दिवस जो है मनाने की घोषणा की है। तो इसको जो है आपको याद रखना है 8 अगस्त को। कब? 8 अगस्त को जो है नया बांग्लादेश दिवस जो है मनाने की घोषणा की गई है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो बांग्लादेश सरकार जो है हर साल 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस जो है मनाने की घोषणा किया है। यह दिवस नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण की जो है वर्षगांठ है। ये दिन क्या है, तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली जो है अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण की वर्षगांठ है। 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार का पतन हुआ था और 3 दिन बाद 8 अगस्त को जो है यूनुस ने पदभार संभाला था। ठीक है, यह फैसला जो है बांग्लादेश के कैबिनेट डिवीज़न द्वारा जारी अधिसूचना के जरिए जो है लागू हुआ।
इस क्रम में 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस, 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस और 16 जुलाई को शहीद अबू सईद दिवस भी घोषित किए गए हैं। 26 मार्च को जो है बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस और 16 दिसंबर को जो है विजय दिवस पहले से मनाया जाता है। और यहाँ पे अब जो है नया बांग्लादेश दिवस की घोषणा कर दी गई है। तो नया बांग्लादेश दिवस जो है 8 अगस्त को मनाया जाएगा, अब ना कि 26 मार्च को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने 80,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी प्रदान किया है। हाल ही में किस राज्य ने 80,000 करोड़ रुपए की लागत के शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना जो है इसको मंजूरी प्रदान की है? तो इसको जो है आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। किसने? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तो देखिए महाराष्ट्र सरकार जो है इसने 80,000 करोड़ रुपए की लागत वाली शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को जो है मंजूरी दी है। यह एक्सप्रेसवे जो है 802 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड कॉरिडोर जो है नागपुर से गोवा सीमा तक जो है बनेगा। प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य जो है राज्य के 18 प्रमुख धार्मिक स्थलों और 3 शक्तिपीठों को जोड़ना है। महाराष्ट्र कैबिनेट जो है इसने अभी 20,787 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण और शुरुआती कार्यों के लिए आवंटित किए हैं। कुल लागत जो है 80,000 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि है। ठीक है, परियोजना का कार्यान्वयन जो है महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम जो है ये करेगा। यह एक्सप्रेसवे बनने के बाद जो है नागपुर से गोवा की यात्रा 18 घंटे से घट करके 8 घंटे में पूरी होगी। ठीक है, सीधे 18 घंटे से घट करके कितने घंटे में पूरी होगी? तो 8 घंटे में पूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2025 में किस राज्य वन्य जीव बोर्ड ने अर्लम वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर अर्लम तितली अभयारण्य कर दिया है? हाल ही में जून 2025 में किस राज्य वन्य जीव बोर्ड ने अर्लम वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदल करके अर्लम तितली अभयारण्य कर दिया है? तो इसको जो है आपको याद रखना है कि केरल सरकार जो है केरल का राज्य वन्य जीव बोर्ड जो है इसने अर्लम वन्य जीव अभयारण्य जो है इसका नाम बदल करके अर्लम तितली अभयारण्य कर दिया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, केरल। बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। देखिए केरल राज्य वन्य जीव बोर्ड जो है इसने जून 2025 में अर्लम वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदल करके अर्लम तितली अभयारण्य कर दिया है। यह भारत का पहला तितली अभयारण्य है जो कन्नूर जिले के पश्चिमी घाट क्षेत्र में जो है स्थित है। अभयारण्य में 226 से अधिक तितली प्रजातियां संरक्षित है, जिसमें कई दुर्लभ हैं और संकटग्रस्त हैं। नामकरण का उद्देश्य क्या है? इसके नामकरण का उद्देश्य जो है तितलियों के संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देना है। यह बदलाव 25 वर्षों के संरक्षण प्रयासों और शोध का परिणाम है। पहले भारत में कोई तितली अभयारण्य नहीं था। अर्लम देश का पहला और अनूठा उदाहरण बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा किस तारीख को नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? भारत सरकार द्वारा किस तारीख को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो इसको आपको याद रखना है 26 जून को। कब मनाया गया? 26 जून को जो है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया गया। तो इसको आपको जो है याद रखना है। तो थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में भी विस्तार से। भारत सरकार जो है 26 जून 2025 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। यह दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के तहत हर साल 26 जून को मनाया जाता है। इसे विश्व ड्रग दिवस भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नशीली दवाओं के दुरुपयोग
और अवैध व्यापार के खिलाफ जागरूकता को बढ़ाना। भारत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है इस दिन के राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है आयोजित करता है। नशा मुक्त भारत अभियान जो है इसी संदर्भ में चलाया जाता है। देश भर में रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम होते हैं। यह दिवस जो है 1989 से हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो इसको जो है आपको याद करना है, याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में सभी नाटो सदस्य जो हैं किस वर्ष तक अपने रक्षा और सुरक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 5% तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। हाल ही में सभी नाटो सदस्य जो हैं किस वर्ष तक अपने रक्षा और सुरक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 5% तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। तो आपको इसको याद रखना है 2035 तक। कब तक? 2035 तक। ठीक है, देखिए सभी नाटो देश जो है अपनी रक्षा और सुरक्षा व्यय को जो है जीडीपी के 5% तक बढ़ाने की सहमति दिए हैं। कब तक? 2035 तक। ठीक है, यह लक्ष्य जो है द हेग समिट में तय हुआ। कहाँ पे हुआ? द हेग समिट में जो है तय हुआ। यह टारगेट जो है 2% था। कब? 2014 में, लेकिन अब जो है 5% कर दिया गया है। और 5% में से 3.5% जो है कोर डिफेंस जैसे कि सेना, हथियार और उपकरण के लिए, और 1.5% जो है सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि साइबर, ब्रिज, पाइपलाइन आदि के लिए जो है होगा। नाटो के महासचिव जो हैं मार्क रूटे, इन्होंने रूस के खतरे को वजह बताया। 2029 में प्रोग्रेस की जो है रिव्यू हुई। 2024 तक 32 में से 23 देशों ने 2% टारगेट पा लिया था, और अब जो है 2035 तक सभी को 5% तक जो है पहुंचना है। ठीक है, 2% टारगेट 2014 में तय हुआ था, और 2025 में पहली बार 5% का बड़ा लक्ष्य जो है रखा गया है। तो इसको आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के समाधान हेतु प्रमुख भारतीय बैंक डिजिटल भुगतान खुफिया प्लेटफॉर्म जो है विकसित करने के लिए किसके साथ सहयोग कर रहे हैं? भारत के जो भी प्रमुख बैंक हैं डिजिटल भुगतान खुफिया प्लेटफॉर्म जो है विकसित करने के लिए जो है किसके साथ सहयोग कर रहे हैं? तो इसको जो है आपको याद रखना है आरबीआई के साथ। ठीक है, भारत के जितने भी मुख्य बैंक हैं वो लोग आरबीआई के साथ मिल करके डीपीआईपी विकसित करने के लिए जो है सहयोग कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए डीपीआईपी का उद्देश्य क्या है? तो डीपीआईपी का जो उद्देश्य है, डीपीआईपी जो है इसका उद्देश्य है डिजिटल पेमेंट फ्रॉड की रोकथाम और रियल टाइम डेटा शेयरिंग के जरिए जो है धोखाधड़ी को पहचानना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है पेमेंट फ्रॉड की रोकथाम करना और रियल टाइम डेटा शेयरिंग के जरिए जो है धोखाधड़ी को पहचानना है। यह प्लेटफॉर्म जो है यह प्लेटफॉर्म डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई के तहत जो है तैयार हो गया है, जैसे कि यूपीआई और आधार है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है प्रोटोटाइप बना रहा है। समिति की अध्यक्षता जो है एपी होटा कर रहे हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है यह एक प्रोटोटाइप बना रहा है जिसके समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? एपी होटा कर रहे हैं। 2025 में बैंकिंग फ्रॉड की राशि जो थी 36,014 करोड़ तक पहुंची थी। पिछले साल 12,230 करोड़ थी। 3 गुना की बढ़ोतरी सीधे। पहले फ्रॉड डिटेक्शन जो है बैंक स्तर पर होता था। अब पूरे सेक्टर के लिए एकीकृत और एडवांस प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। कुछ फुल फॉर्म्स है जिनको हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया डीपीआईपी, तो डीपीआईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। आरबीआई को तो आपको पता ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एनपीसीआई, तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और आरबीआई एच क्या है? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है इसका फुल फॉर्म।
तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो है अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि भारत और फ्रांस इनकी सेनाओं के बीच जो है 18 जून 2025 से कब तक जो है 18 जून 2025 से जो है कब तक के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ति 2025 ये आयोजित किया जा रहा है। तो आपको बताना है भारत और फ्रांस जो है इनकी सेनाओं के बीच 18 जून 2025 से कब तक के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 जो है आयोजित किया जा रहा है। तो इसको आपको याद रखना है 1 जुलाई तक। कब तक? 1 जुलाई तक। 18 जून 2025 से 1 जुलाई तक। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लें। देखिए, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है यह कहाँ पे हो रहा है? तो फ्रांस के ला कैवेलरी में हो रहा है। कहाँ पे? ला कैवेलरी में हो रहा है। ठीक है, यह अभ्यास जो है हर 2 साल में एक बार होता है। दोनों देशों की सेनाएं जो है कठिन इलाकों में संयुक्त ऑपरेशन, ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आदि का अभ्यास जो है कर रही है। भारतीय सेना की जम्मू कश्मीर राइफल्स और फ्रांसीसी सेना की डेमी ब्रिगेड डी लेजियन इंटेग्रे जो है ये भाग ले रही हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त सैन्य क्षमता, समन्वय और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। शक्ति अभ्यास का यह 8वां संस्करण है। पिछला संस्करण जो है भारत में ही हुआ था, तो इसको भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है आज का कि हाल ही में कौन HIV के माँ से बच्चे के संचरण को समाप्त करने के लिए WHO गोल्ड टियर का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? हाल ही में कौन HIV के माँ से बच्चे में संचरण को समाप्त करने के लिए WHO गोल्ड टियर का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? तो आपको इसको याद रखना है। अब वह कौन सा अफ्रीकी देश है? तो बोत्सवाना। कौन सा अफ्रीकी देश है? बोत्सवाना जो है HIV के माँ से बच्चे में संचरण को समाप्त करने के लिए जो है WHO गोल्ड टियर का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। आइए जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। तो देखिए, यह मान्यता जो है HIV के माँ से बच्चे में संचरण को लगभग समाप्त करने के लिए मिली है, जिसका संक्रमण दर जो है अब 1.2% रह गया है। WHO के अनुसार गोल्ड टियर के लिए संक्रमण दर 5% से कम और 100,000 जीवित जन्मों पर 500 से कम नए मामले होने चाहिए। बोत्सवाना जो है उसने 98% गर्भवती HIV प्लस महिलाओं को इलाज दे करके यह उपलब्धि पाई है। पहले बोत्सवाना जो है इसने 2021 में सिल्वर टियर हासिल किया था और अब गोल्ड टियर पाने वाला पहला हाई बर्डन देश बना। अफ्रीका में अब तक कोई देश यह स्तर नहीं छू पाया था। बोत्सवाना का मॉडल अन्य देशों के लिए जो है एक उदाहरण के तौर पर है। आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ शुरू की जाएगी? भारत की पहली जो है क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक जो है कहाँ पे शुरू की जाएगी? तो आपको इसको याद रखना है अमरावती में। कहाँ पे? अमरावती में। ठीक है, देखिए, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है जनवरी 2026 तक आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में शुरू होगी और यह पहल राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। वैली में क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, सेमीकंडक्टर रिसर्च और रक्षा नवाचार जो है शामिल होंगे। 50 एकड़ में फैली इस वैली में भारत का सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर जो है लगेगा। क्वांटम कंप्यूटर जो कि 156 क्यूबिट का होगा। ठीक है, 156 क्यूबिट IBM सिस्टम जो है लगेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है हेल्थ केयर, एग्रीटेक समेत कई क्षेत्रों में क्वांटम तकनीक का लाभ समाज व उद्योग तक पहुंचाना। देश में पहली बार जो है ऐसा टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा जिससे कि भारत एशिया में क्वांटम टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनेगा।
कुछ फुल फॉर्म्स है, इसको आपको याद रखना है, जैसे कि NQM, इसका फुल फॉर्म है नेशनल क्वांटम मिशन। AI का तो सबको पता होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और ये सारे प्रश्न जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो कि एग्ज़ाम जो भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही मायने रखते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना है। ठीक है, तो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, जैसा कि आज है संडे, तो आज जो है आपको मिलेगा वीकली करंट अफेयर्स, आपको 12 बजे हम लोग देंगे। 12 बजे तक आप लोग रेडी रहिएगा। 12 बजे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वीकली करंट अफेयर्स, यानी कि एक सप्ताह में जो भी करंट अफेयर्स हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार से पुनः रिवीजन कर लेंगे और बेहतरीन तरीके से उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।